ये कहानी मुंबई में रहने वाली गुप्ता फैमिली की है। मिस्टर गुप्ता अक्सर काम के चलते घर से दूर रहते थे। मिसेस गुप्ता को इसकी आदत तो थी, पर दो छोटे बच्चे, नया फ्लैट, नई जगह, अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 26 जुलाई मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। उस रात मिस्टर गुप्ता ऑफिस के काम से बाहर थे और मिसेस गुप्ता दोनों बच्चों को सुलाकर हॉल में टीवी देख रही थी। रात के कुछ 1 बज रहे थे। उन्हें लगा कि शुभम रात में उठ के कुछ मस्ती कर रहा है, तो वो गुस्से में बोली, शुभम, तू सोया नहीं अभी तक? पर वहां शुभम नहीं, बल्कि एक 18-19 साल का अजीब सा दिखने वाला लड़का। मिसेस गुप्ता थोड़ा डर गई कि ये लड़का छोटे बच्चों की तरह अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। जैसे ही वो उस लड़के की तरफ आगे बढ़ी, वो लड़का सीधा बच्चों के कमरों में चला गया। वो उसके पीछे पीछे अंदर गई और उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर जैसे ही उन्होंने बच्चों के कमरे की अलमारी खोली, वो लड़का वहीं था। मिसेस गुप्ता ने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं था और कोई दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। मिसेस गुप्ता ने हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा खोला, वैसे ही एक बूढ़ी सी औरत हाथ में फावड़ा लिए बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी। मिसेस गुप्ता भी उसके पीछे पीछे अंदर भागी। रुक जाओ, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? रुक जाओ। उस औरत के अंदर घुसते ही दरवाजा बेहद जोर से बंद हुआ। मिसेस गुप्ता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि बालकनी में वो औरत उसी लड़के के साथ रेलिंग पर खड़ी है। उस औरत ने मिसेस गुप्ता को मुड़ के देखा और लड़के को लेकर नीचे कूद गई। मिसेस गुप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने दोनों बच्चों को वहां से उठाया, गाड़ी की चाबी ली और अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर चली गई। पता करने पे मालूम हुआ कि उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के समय 26 जुलाई 2005 को एक औरत और उसका मानसिक रूप से बीमार एक लड़का 25वें माले से नीचे गिरकर मर गए थे। वो फ्लैट आज तक खाली पड़ा है और कोई इस घटना को सुन के वहां नहीं रहना चाहता। बारिशों के मौसम में पानी की बौछार और ठंडी हवाएं जितनी सुहानी होती हैं, सड़कें उतनी ही सुनसान और खतरनाक। आज की कहानी हमारे एक व्यूअर अजीत के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम अजीत है और अगस्त 2016 में मैं अपने ऑफिस के एक दोस्त कार्तिक के साथ दिल्ली से मनाली जा रहा था। हम दोनों को पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक था और बारिश के मौसम में रोड ट्रिप का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हमने सोचा क्यों ना इस वीकेंड हम मनाली की एक छोटी सी ट्रिप मारें। हमारा वहां रात के 9 बजे तक पहुंचने का प्लान था, पर तेज बारिश की वजह से हम लोगों ने 2 घंटे का ब्रेक ले लिया। आसपास के लोगों ने हमें ऐसे मौसम में आगे जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन हम लोग भी ठान कर आए थे कि ये मनाली की ट्रिप तो एंजॉय करके ही घर लौटेंगे। तो बारिश हल्की होते ही हम वापस मनाली की ओर निकल गए। कुछ ही दूर जाते ही इतनी धुआंधार बारिश हुई कि मेरे लिए गाड़ी चला पाना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी के शीशों पर ओस जम गई थी, जिसकी वजह से आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मनाली कुछ 40 किलोमीटर दूर ही था, तो हम धीरे धीरे किसी तरह गाड़ी चलाते रहे। कुछ दूर हमें चाय की एक टपरी दिखी, तो हमने वहां गाड़ी रोक ली। हम गाड़ी में बैठकर चाय ही पी रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने जोर जोर से ठक ठक की। मेरे दोस्त ने जब गाड़ी का शीशा नीचे किया, तो हमने देखा कि एक बेहद सुंदर लड़की सफेद साड़ी में ऊपर से नीचे तक भीगी हुई हमसे कुछ कहना चाह रही है। वो बोली, साहिब, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? पास में ही मेरा गांव है।
मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मेरा दोस्त कार्तिक उसकी खूबसूरती से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था और उसे बिठाने के लिए मुझे इंसिस्ट करने लगा। मैंने उसकी बात मानकर उस लड़की को पीछे वाली सीट पर बिठा तो लिया, पर मेरे मन में कुछ अजीब सा खटक रहा था। मेरा दोस्त उसे कुछ ना कुछ सवाल करे जा रहा था, पर वो लड़की एकदम चुपचाप बैठी थी। मुझे उस लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। बारिश और तेज हो गई और एकदम से उस लड़की ने कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, इस सड़क पर बारिश के वक्त बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। 2 महीने पहले मेरा भी इसी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। मैं ऐसे ही पूरी भीगी हुई इस सड़क से अपने गांव जा रही थी और जाते वक्त पता नहीं किस गाड़ी ने अचानक मेरे सामने आकर मुझे ठोकर मार दी और तड़पती हुई हालत में मुझे यहीं छोड़कर चली गई। किसी ने वो गाड़ी रोकी तक नहीं। वो ये सब बोल ही रही थी कि मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। जैसा जैसा वो कह रही थी, मुझे अपने सामने रोड पर वही सब होता हुआ दिख रहा था। मुझे दिखा कि सफेद साड़ी में एक लड़की को एक गाड़ी बहुत तेज ठोकर मार के आगे निकल गई। मेरी गाड़ी जब उस जगह पर पहुंची तो मेरी खिड़की के बगल में आकर वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मदद मांग रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो मैं शॉक हो गया। वो लड़की हूबहू वैसे ही दिख रही थी जैसे मेरे गाड़ी में पीछे बैठी लड़की। तभी रियर व्यू मिरर में मुझे उस लड़की का डरावना चेहरा दिखा, जिसे देखकर मैं सुन्न पड़ गया और मेरी गाड़ी जाके एक दूसरी गाड़ी में टकरा गई। मेरा सर स्टीयरिंग पर जा लगा और मेरे बगल में बैठा कार्तिक बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जब मैंने पीछे देखा तो वो लड़की जो हमारे साथ बैठी थी वो गायब हो चुकी थी। हम किसी तरह मनाली के बस स्टॉप पहुंचे जहां लोगों ने हमारी मदद करी। ये किस्सा जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 महीने पहले उनके गांव की एक लड़की की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और आज भी वो सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी हमारे एक व्यूअर अमित ने हमें भेजी है। अब मैं आपको उसी के नजरिए से ये कहानी सुनाऊंगा। ये बात 2012 की है, जब मैं बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे गांधी भवन हॉस्टल में रूम नंबर 138 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब ही चीजें हो रही थी। रोज सोने के बाद आधी रात में मुझे किसी लड़के के रोने की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीट रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे रूम के अंदर कोई आया है और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरे जा रहा है। मुझे तब और ज्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे ऐसी कोई आवाजें सुनाई नहीं देती थी। शुरू के पहले महीने में हमें 4 दिन की छुट्टी मिली। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था और मैं मेरे रूम में अकेला था। उस दिन बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात के 12 बजे दरवाजे पे बहुत जोर से खटखट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था और जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज हो गई, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर और जोरों से खटखट हुई, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। तब मैंने देखा कि बगल वाला कमरा, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था, वो खुला पड़ा। पता नहीं मुझे क्या सोचा, पर मैं इस रूम के अंदर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाया। अंदर घुसते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मुझे फिर वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी जो मुझे रोज रात में सोने नहीं देती थी। तभी मेरे पीछे की अलमारी बहुत तेजी से हिलने लगी और मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है।
इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे कड़कती बिजली की रोशनी में पंखे से लटकी एक लड़के की लाश दिखी। मैं वो देख के बुरी तरह घबरा गया और उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। वो गार्ड मुझे वापस उस रूम नंबर 137 ले गया। जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। उस कमरे पर ताला लगा था। गार्ड ने मुझे बताया कि वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। उसने बताया कि यहाँ एक लड़का रहता था जिससे यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था। प्रोफेसर को उनका रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और कल्चरल फेस्ट के एक दिन उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटका कर मार डाला और उस लड़के का नाम भी अमित था। ये सुन के मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने अगली सुबह ही अपना हॉस्टल चेंज कराया। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उस हॉस्टल के सामने से गुजरने की हिम्मत कभी नहीं हुई। जब एक न्यूली मैरिड कपल स्नेहा और प्रणय अपनी वीकेंड आउटिंग के लिए लोनावला जा रहे थे, रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और उनकी कार एक गड्ढे में जा फंसी। दोनों ने कार से निकलकर देखा कि इंजन में कुछ कचरा फंस गया है। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कार स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। हाईवे के एक किनारे एक पुराना सा कॉटेज था। बहुत रात हो चुकी थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वो दोनों आज रात उस कॉटेज में ही रुक जाएंगे और सुबह कार ठीक करवा के आराम से लोनावला चले जाएंगे। बारिश की वजह से उन दोनों के शरीर पर काफी कीचड़ लग गई थी। जैसे ही उन्हें रूम मिला तब उसने देखा कि ना ही शावर और ना ही बाथरूम का नल काम कर रहे हैं। उन्होंने रिसेप्शन पर कई बार फोन लगाया लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। प्रणय बहुत गुस्से में नीचे रिसेप्शन तक गया। उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट ईयरफोन लगा के मोबाइल पर कुछ देख रहा था। प्रणय ने उसके हाथ से फोन छीना और उसे बहुत सुनाया। वो उस रिसेप्शनिस्ट पर चिल्ला ही रहा था कि उधर उसकी वाइफ स्नेहा को अचानक शावर से पानी गिरने की आवाज आई। जब वो बाथरूम में गई तब उसने देखा कि पानी आने लगा था। उसे लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो दरवाजा बंद करके नहाने चली गई। कुछ देर बाद उसे रूम के मेन डोर खुलने की आवाज आई। उसे लगा कि प्रणय वापस आ गया है। जब उसके बाथरूम के दरवाजे पर ठक ठक हुई, उसे लगा कि प्रणय उसके बाथरूम के दरवाजे को खटखटा रहा है। उसने बोला कि वो अंदर है और जल्दी से नहा कर आ रही है, लेकिन दरवाजे की ठक ठक और तेज हो गई। स्नेहा को लगा कि शायद उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही, तो उसने शावर बंद करने का ट्राई किया, लेकिन वो शावर बंद ही नहीं हो रहा था। अचानक उसमें से काले रंग का पानी निकलने लगा। स्नेहा ने तुरंत अपना टॉवल पहन लिया। बाथरूम में गर्म पानी की भाप की वजह से सब धुंधला धुंधला हो गया था। स्नेहा ने जब अपना पर्दा हटा के देखा तो उसे दिखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा था। उसे कुछ अजीब सा लगा। तो दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही उसे लगा मानो जैसे पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया हो। बाथरूम की लाइट्स भी अचानक फ्लिकर करने लगी। स्नेहा ने घबराते हुए जब पीछे मुड़ के देखा तो वो सुन्न पड़ गई। उसने देखा कि शावर से निकलता हुआ काला पानी एक बहुत ही बड़ी काली परछाई में बदल गया था। स्नेहा डर के मारे बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख सुनते ही प्रणय भागा भागा वहां आया। उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा है और स्नेहा टॉवल लपेटे नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी है। प्रणय ने जब पर्दा हटा के देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन बाथटब के एक कोने में एक चाकू पड़ा था, जिसे देखकर प्रणय पूरी तरह सहम गया। उसने उस चाकू को उठाया और वो चाकू अपने हाथ में लेके वो जैसे ही फोड़ा, तभी शीशे में उसे अपना एक भयानक चेहरा दिखा, जिसे देख के उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। उसने वापस शीशे में देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसने जल्दी से स्नेहा को कपड़े पहनाकर बेड पर लेटाया। जब स्नेहा को होश आया
तो उसने पूरा किस्सा प्रणय को बताया। वो दोनों उसी रात एक कार बुलवा के वापस अपने घर आ गए। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या उस कॉटेज में कोई मर्डरर या रेपिस्ट था, या कोई भूत था जो उन्हें सता रहा था। मुकेश मिल्स इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक, जो अक्सर भूतिया या हॉरर फिल्म शूट करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन हकीकत में इस जगह पर कई ऐसे किस्से घटे हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स इस जगह पर अपनी मूवीज शूट करने से अब बेहद डरने लगे हैं। कई सालों पहले यहां पर कॉटन और वूल के कपड़े बनते थे, लेकिन 1982 में एक ऐसी आग लगी जिससे सब कुछ जल के राख हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो आग कैसे लगी, लेकिन तब से ये जगह वीरान पड़ी है और इसके आसपास कोई भी नहीं जाता। एक बार की बात है, मुकेश मिल्स में एक हिंदी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की हीरोइन ग्रीन रूम में अकेले अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर झुमकों पर पड़ी जो जमीन पर नीचे गिरे हुए थे। उसने वो झुमके उठाए और शीशे के सामने अपने कान में लगाकर वो झुमके देखने लगी कि तभी उसके असिस्टेंट प्रिया ग्रीन रूम में आ गई। प्रिया ने जैसे ही शीशे में देखा तो वो एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई। उस शीशे में उसे उस हीरोइन की जगह एक जली हुई दुल्हन दिखी जिसने वो झुमके पहन रखे थे। प्रिया डर के मारे चिल्लाई तो उस हीरोइन के हाथ से झुमके नीचे गिर गए। अब प्रिया को उस शीशे में वो औरत नहीं दिख रही थी और सब नॉर्मल था। प्रिया को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। उसने हीरोइन से माफी मांगी और उसे बताया कि शॉट रेडी है और डायरेक्टर उसे शॉट के लिए बुला रहा है। कुछ देर बाद जब वो हीरोइन अपना शॉट दे रही थी तो अचानक से उस फिल्म के सेट पर लाइट्स जलबुझ होने लगी। थोड़ी देर फ्लिकरिंग के बाद एक बड़ा सा धमाका हुआ और वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। प्रोडक्शन असिस्टेंट श्याम अपने एक साथी को लेकर फ्यूज चेक करने के लिए थोड़ा बाहर निकला। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। बिजली कड़क रही थी और बादल जोरों से गरज रहे थे। जब श्याम और वो दोनों मुकेश मिल्स की लॉबी की तरफ गए तो उन्हें अंधेरे में एक आदमी दिखा जो बारिश में खड़ा सिगरेट पी रहा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। श्याम ने बिजली के फ्यूज के बारे में उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। श्याम को वो आदमी बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद उस आदमी ने अपने हाथ से मिल्स के कोने की तरफ इशारा किया। वो दोनों उस तरफ जाने लगे, लेकिन श्याम बार बार उस आदमी को पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक से बिजली कड़की और उस आदमी की शक्ल श्याम को दिखी, जिसे देखकर वो सुन सा पड़ गया। उस आदमी का चेहरा बेहद डरावना था और वो घूर घूर कर श्याम को देखे जा रहा था। इतने में श्याम के साथी ने फ्यूज ठीक कर दिया और लाइट वापस आ गई, लेकिन लाइट वापस आते ही वो आदमी गायब हो गया। श्याम बिना किसी को कुछ बोले डरा डरा वापस सेट पर चल दिया। लाइट वापस आ गई और शूटिंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब उस हीरोइन के मुंह से डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलना चाह रही है, लेकिन किसी ने उसका मुंह ही बंद कर दिया हो। तभी उसका शरीर भी अकड़ने लगा और अचानक से उसे चक्कर आए और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। डायरेक्टर ने एक शॉर्ट ब्रेक अनाउंस किया और हीरोइन के असिस्टेंट प्रिया उसे ग्रीन रूम ले गई। प्रिया ने उसे ग्रीन रूम में लिटाया और उसके लिए जूस लेने बाहर जाने लगी। तभी उसे टेबल पर पड़े वो झुमके दिखे जो उस हीरोइन ने पहले पहने थे। उसने वो झुमके लिए और बाहर जाते हुए उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। उसे लगा कि हो ना हो उन झुमकों की वजह से ही शायद सब कुछ बिगड़ रहा है। श्याम, जिसने सिगरेट पीते हुए उस आदमी को देखा था, वो डरा डरा मुकेश मिल्स में इधर से उधर घूम रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी सी बच्ची उस भयानक बिल्डिंग के अंदर कैद है और वो रो रही है। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होती गई और उसके कानों में गूंजने लगी। उधर हीरोइन की असिस्टेंट प्रिया
जूस लेकर ग्रीन रूम में पहुंची। तब उसने जो देखा, उसे देखकर वो चौंक उठी। उसने देखा कि वो हीरोइन शीशे के सामने वही झुमके पहने बैठी है जिसे उसने अभी फेंका था। उस हीरोइन की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अपने हाथ में स्क्रिप्ट ले रखी थी और वो पागलों की तरह कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी। अचानक उसने सारे पेपर्स फाड़ दिए और उन्हें खाने लगी। ये सब देखकर प्रिया कांप उठी और जल्दी से रूम से भाग आई। उसने सीधा जाकर डायरेक्टर को पूरी बात बताई और सब लोग मिलकर उस ग्रीन रूम में पहुंचे। पर वहां सब कुछ नॉर्मल था। वो हीरोइन वहीं पर बैठी हुई अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। प्रिया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उस एक्ट्रेस ने डायरेक्टर से कहा, क्या वो आज की शूट कैंसिल कर सकते हैं? डायरेक्टर फौरन मान गया और उसने अपनी क्रू को पैकअप करने के लिए बोल दिया। हीरोइन, बाकी एक्टर्स और डायरेक्टर्स सब लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन उसकी असिस्टेंट अब भी ग्रीन रूम में ही थी। वो उस एक्ट्रेस का सामान पैक कर रही थी कि उसे वो झुमके फिर से दिखे। उसने जैसे ही वो झुमके अपने हाथ में लिए, उसे वो औरत फिर से शीशे में ठीक उसके पीछे खड़ी दिखी। वो मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। उसने झुमके वहीं छोड़ दिए और वहां से जल्दी से निकल गई। वहां से निकलते ही उस हीरोइन की तबीयत एकदम ठीक हो गई। लेकिन वो प्रोडक्शन का लड़का पूरी तरह से पागल हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसने उस मिल में जाकर अपने आप को जला डाला। वो जली हुई झुमके वाली औरत, या वो रोती हुई बच्ची की गूंज, या वो सिगरेट पीता डरावना आदमी, ये सब कई बार कई लोगों ने महसूस किया है। कहते हैं कि एक बार मुकेश मिल्स में नाइट ड्यूटी करते हुए एक गार्ड ने उस मिल्स के अंदर से म्यूजिक बजने की आवाजें सुनी। ये बहुत अजीब था क्योंकि उस दिन कोई शूटिंग नहीं हो रही थी और ना ही मिल्स के अंदर कोई भी इवेंट था। उस रात उस गार्ड ने अंदर जाकर देखा तो उसे काली परछाई दिखी। वो उसे देखकर इतना डर गया कि उसने वो नौकरी ही छोड़ दी। और तो और वहां एक बार एक 10 साल की लड़की शूटिंग करते समय अचानक से बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। उसने पहले तो एक मर्द की आवाज में सबको वहां से भाग जाने के लिए कहा और फिर अपने हाथों के बल उल्टा होकर चलने लगी और कुछ ही पल में बेहोश हो गई। ये देख सब लोग वहां से जल्दी से निकल गए। जैसे ही उसके पिता उसे उस मिल से कुछ दूर लेकर गए, वो एकदम नॉर्मल हो गई। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। मुकेश मिल्स की ऐसी कई कहानियां हैं और वहां ऐसे कई राज छुपे हैं, लेकिन मुकेश मिल्स का सच कोई नहीं जानता।